अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे। इशू क्या है? हमारे माशरती रवैये हैं। हमने पहले बचपन से देखा है कि मिलजुल कर हम रहा करते थे। हम लोगों के नेबरहुड में जो होता था, एक घर में अगर कोई अफसोस की खबर आती थी तो पूरा मोहल्ला सोगवार हो जाता था। हमारे दिलों में लोगों के लिए मोहब्बत होती थी, कड़वाहट नहीं होती थी। हम आहिस्ता आहिस्ता घुल मिल के रहते थे। हमने एक कहते ना कि माशरती सलूक, माशरती अखलाकी जिम्मेदारियां निभाई हुई हैं। मगर अब क्या है? अब क्या है? अब साथ वाले घर में हमें ये नहीं पता होता इस घर में रह कौन रहा है। हमें ये नहीं पता होता कि अगर इसके घर में कोई खुशी या मौत हुई है तो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बल्कि हम घर बैठे बैठे अंदाज़ा लगाते हैं, भाई इसके हाथों आज तो पता नहीं टेंट लगे हुए हैं, तुम जरा बाहर देख कर आओ, इसके हाथों आज पूरी महफिल सजी हुई है, या लड़कियां बड़ी जरक बरक तैयार होकर आई थी, देखो अंदर कोई क्या माजरा है। हम कैसे लोग हो गए हुए हैं? हमारे दिलों में कैसी कदूरत हो चुकी हुई है? हमारे लहजों में नरमी क्यों नहीं है? या हम किसी का एहसास क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों इतने बेसुकून हो गए हुए हैं कि सोशल मीडिया की एक खबर होती है और फोन शुरू हो जाते हैं, हम गॉसिप शुरू कर देते हैं, हम लोगों के ऊपर तोहमतें लगाना शुरू कर देते हैं और बैठे बैठे घरों में बुराइयां शुरू कर देते हैं। क्यों नहीं हम उनके दुखों में उनकी एहसास की तर्जुमानी कर सकते? क्यों नहीं हम उनको कह सकते कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, इसमें कोई पैसे नहीं लगे हुए, इसमें कोई हमारी जो कहते हैं ना कि कोई चीज़ें खर्च नहीं हो रही, इसमें सिर्फ एक बयान है, एक एक्सप्रेशन है, एक एहसासात हैं जिससे हम लोगों के दुख दर्द तकलीफ़ें बांट सकते हैं। खुशी की खबरें आती हैं और खुशी की खबरों के साथ साथ हम उनको भी गमज़दा कर देते हैं। अगर वो खुशी में खुश होना चाहते हैं तो हम देख के क्यों नहीं अपने कहते ना कि दिल दिमाग और हाथों को काबू में रख लेते? भाई वो खुश है तो हम भी खुश हैं। नगर नहीं, हम तो खुश हो ही नहीं सकते। हम तो उन पे कहते ना कि तज्जिए करते हैं, तबसरे करते हैं, हम उन पे कहते ना कोसों कोसों उन पे कहते हैं कि इल्जामात लगाते हैं और फिर पूरी जांच पड़ताल के बाद हम अपना तबसरा देते हैं। पता नहीं ये पैसे कहाँ से आए, पता नहीं ये चीजें कहाँ से आई, पता नहीं ये रौनकें कैसे आई, लगता तो छोटे से घर में है, इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा किया। हम वो भी इल्जामात लगाते हैं। हम कैसे लोग हो चुके हुए हैं? व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही एक कहते हैं ना कि इमोशनल टॉपिक भी है, सोशल टॉपिक भी है कि हम लोग जो हैं किस डगर पे जा रहे हैं, किस कहते ना किस सिमत में जा रहे हैं। हम लोगों की अखलाकी कदरें कितनी गिर चुकी हुई हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और आगे आने वाली नस्लों को हम क्या पढ़ा रहे हैं। जो हम खुद कर रहे हैं हमारी आगे आने वाली नस्लें भी ये करेंगी। मगर नहीं, हमें इधर ही रोकना होगा, इधर ही हमें अपनी कहते ना कि अखलाकियात के जो सबक हैं वो पढ़ना होंगे वापस, हमें अपनी तलाफ़ी करना होगी। और तलाफ़ी हम कैसे कर सकते हैं? किसी की दिलजोई करके, छोटी सी बात करके, किसी को खुशी दे के, किसी को मुस्कुरा कर। तो मुस्कुराहटें बिखेरने हम आज आए हैं। आज हम बहुत सी बातें करेंगे, अपने सेट पे भी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे और हमारे साथ जो आज एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे हम, जैसे रिश्ता इज़्दिवाज, खूबसूरत रिश्ता, इस रिश्ते के ऊपर जो है निकाह का रिश्ता, दो लोगों में रिश्ता कायम होता है, दो खानदानों में रिश्ता कायम होता है और आपस में जो इस रिश्ते के ऊपर तलखियाँ होती हैं, तोहमतें होती हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और ज़हनी सुकून उन दो लोगों का बर्बाद कर दिया जाता है। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? निकाह के पाक रिश्ते के ऊपर आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या हुक्म है, क्या अहकामात है, कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है जिसमें हर लड़की और हर कहते ना कि मर्द ने इस रिश्ते में बंधना है। तो उस बंधन के ऊपर आज हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे अल्लामा उसीदुर रहमान सईद साहब, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं। आज हम मज़हब की रूह से, कुरान और सुन्नत की रोशनी से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम आज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि जो मर्ज आ रहा है, दिल की जो मरीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए। और हमें ज्वाइन करेंगी आज रेमेडी स्पेशलिस्ट आपा नियरा भी, और उनके साथ साथ हमें सायर रिजवान भी ज्वाइन करेंगी, जो कि खूबसूरत मलबूसात की अक्कासी करेंगी और दिखाएंगी कि इस मौसम में क्या चीज़ें पहननी चाहिए। तो व्यूअर्स, आज का जो प्रोग्राम होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। छोटी सी हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, मगर आप लोग ने हमारे साथ रहना है।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करते हैं अखलाकी कदरों के हवाले से। अभी रिसेंटली एक निकाह जो है वो वायरल हुआ है डॉक्टर नबी अली खान का, और निकाह जो हुआ था वो मौलाना तारिक जमील साहब के रेजिडेंस पीओ के घर पे हुआ, और बिल्कुल काफ़ी मीडिया के सेलिब्रिटीज़ वहाँ और भी बहुत से हल्का अहबाब के लोग वहाँ मौजूद थे। और निकाह की वायरल वीडियो में जो है मौलाना तारिक जमील के ऊपर भी बहुत ही तनकीद का उनको निशाना बनाया गया है, और बहुत से तबसरे उनके ऊपर किए गए हैं। और मजहबी स्कॉलर और इतना बड़ा उनका नाम, उनकी पहचान, और उन्होंने अपना घर दिया निकाह के लिए, मगर बाय द एंड ऑफ द डे वही तनकीद का निशाना बने। तो आज हम उस तनकीद के ऊपर बात करेंगे कि तनकीद जो है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या क्या हो रही है। और मौलाना तारिक जमील साहब इस तनकीद के ऊपर जो है बिल्कुल कोई बयान नहीं आया उनका सामने, मगर उनके बेटे का बयान सामने आया है, और जिसके ऊपर भी बहुत से लोग जो हैं वो कहते ना कि गर्म जोशी दिखा रहे हैं, सीख बर्पा हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज हम डिस्कस करेंगे उस निकाह के ऊपर, उस निकाह पे ऐसा क्या हुआ जो कि लोग जो हैं इतनी क्रिटिसाइज कर रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब को भी निकाह पढ़ाने पर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उलामा मोहम्मद उसैदुर रहमान सईद साहब, जिनको मैंने शो में मधु के हमारे शो का पहले भी हिस्सा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं मौलाना साहब? एहसान शुक्र। मौलाना साहब, आपने देखा होगा एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है, बहुत ज्यादा वायरल हुई है, और मौलाना साहब के घर के ऊपर ही निकाह हुआ है, और डॉक्टर नबी अली खान का निकाह था। तो सबसे पहली बात मुझे ये बताएं, आप मेरी रहनुमाई फरमा सकते हैं इस्लामी तालीमात के मुताबिक, निकाह के मौके पर औरत, मर्द और निकाह खान के दरमियान में बैठने का कोई वाज़ेह हुक्म दिया गया है? क्या निकाह खान दो फरीकैन के दरमियान में बैठ सकते हैं? देखें, मुझे चंद दिनों से जो डॉक्टर नबी अली ख़ान के निकाह के हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर एक हुल्लड़बाजी हो रही है, जो एक बदमज़गी हो रही है, और जो हमारे मुआशरती जो नेगेटिव जो रवैये हैं वो परवान चढ़ रहे हैं, मुझे देखकर इंतहाई अफसोस और दुख हो रहा है। मौलाना तारिक जमील साहब की जो शख्सियत है वो बड़ी अजीम शख्सियत है। वो मुबल्लिग इस्लाम हैं, उनकी दीनी खिदमात हैं, और मौलाना तारिक जमील साहब को इस अंदाज में जो पेश किया जा रहा है, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर मौलाना तारिक जमील साहब के यहाँ वो 3 घंटे की या 4 घंटे की तकरीब हुई है, और उस 3 से 4 घंटे की तकरीब में मौलाना ने 20-25 मिनट जो गुफ्तगू की है, निकाह की शरई हैसियत क्या है, छोटी और बड़ी उम्र का निकाह क्या है, हमारे जो मुआशरती मुस्बत मनफी जो रवैये हैं उस पर बात की है। फिर इसी तरह मौलाना साहब ने उसके अंदर जो फ़राइज़ हैं ज़ौजैन के और जो हकूक़ हैं उस पर बात की है। यानी तमाम मुआशरती पहलुओं पर मौलाना ने गुफ्तगू की है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे यानी हम इस हद तक नीचे गिर चुके हैं कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 4 घंटे की तकरीब के अंदर मौलाना साहब की जो दीनी जो रहनुमाई कर रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके ऊपर आज बहस नहीं हो रही। आज बहस किन चीज़ों पे हो रही है जो मैं समझता हूं कि लायानी चीज़ें हैं, फजूल चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक सबक और दर्स ज़रूर है, मौलाना साहब के लिए भी और दूसरों के लिए भी एक सबक और दर्स है जी। पहला सबक और दर्स तो यह है कि मौलाना साहब जो हैं वो बड़ी शख्सियत हैं। मौलाना साहब को भी देखना चाहिए कि जिन लोगों को या जिन वास्तों से लोग आ रहे हैं उनको तमाम को चेक करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि वो जो लोग आ रहे हैं क्या उनकी वो इस बात का ख्याल करेंगे कि मौलाना साहब के स्टेटस का और दीगर उनकी शख्सियात का। अगर मौलाना साहब ने ये इजाज़त दे ही दी है कि आप आएँ, उनके घर में तकरीब हो रही है, तो मैं समझता हूँ ये उनका बड़ापन है, वो एक अजीम शख्सियत हैं, लेकिन सोसाइटी को इस अंदाज से उनको नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि एक तो मौलाना साहब देखें कि इसमें क्या चीज़ें हैं, कौन से लोगों को आइंदा यानी कि सीखना चाहिए इसे। और दूसरी चीज़ इसमें ये मैं ऐड करता हूँ कि दूसरे जो आने वाले लोग होते हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि मौलाना का स्टेटस क्या, एक सियासी है, पॉलिटिक्स हैं, मौलाना मजहबी हैं। अगर मौलाना साहब ने आपको बुलाया तो कम से कम आप उनके मनसब का, उनका जो मुकाम है उसका भी, यानी दोनों साइडों पे इन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अलामा साहब, आपने बहुत बैलेंस बात की है, आपने बिल्कुल चीज़ की निशानदी कही है, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ सवाल है, क्या निकाह पढ़ाने वाला जो आलिमे दीन है और निकाह ख्वाह दुल्हन के करीब बैठ सकते हैं, या इसके लिए भी पर्दा और फासले का हुक्म है? देखें, मैं आपको बताता हूँ शरई एतबार से अगर एक जगह पे एक नौजवान लड़का और नौजवान लड़की खड़े हों तो दीन इस्लाम ये कहता है कि आप तसव्वुर करें ये दोनों बहन भाई हैं।
ये दोनों बहन भाई। मुझे रात एक बंदे ने बताया, हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल्ला साहब नारोवाल से, उन्होंने कहा जी कि मेरा अपना बेटा और बेटी, यानी कि बेटी के एग्ज़ाम थे, वो जब वापस आ रहे थे तो एक जगह वो बैठे, यानी वो खाना खा रहे थे, बहन भाई। तो मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं लोगों की इसके ऊपर क्या सोच होगी। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर किसी जगह कोई बहन भाई भी बैठे हैं तो हमारी मनफी सोच किस तरफ जाती है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि इस्लाम कहता है कि अगर दो नौजवान खड़े हुए हैं, लड़का और लड़की, तो इस्लाम ये कहता है आप तसव्वुर करिए दोनों बहन भाई हैं। अगर आप इनको जानते हैं कि ये बहन भाई नहीं हैं, आपको पूरा यकीन है, तो फिर इस्लाम ये कहता है कि आप ये इनके बारे में तसव्वुर कीजिए, आप इनके बारे में कि ये एक दूसरे से कोई रहनुमाई ले रहे हैं, कोई रास्ता पूछ रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं एक दूसरे से, यानी ये इस्लाम है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौलाना तारिक जमील साहब और नबीहा इजाज की उम्र में कितना फ़र्क है। वो मौलाना के शायद बेटे हैं वो भी उससे बड़े हों, या मौलाना की बेटियां उससे बड़ी हों। मौलाना साहब उम्र के किस हिस्से में हैं, और अफसोस के साथ मौलाना तारिक जमील साहब ने जिस तरह इस्लाम की खिदमत की, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर, और इसके ऊपर मौलाना इन अजर इल्ला अल्लाह दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने सदमों के बावजूद मौलाना साहब का पिछले दिनों में जवान बेटा जो उसका मर्डर हुआ, इतना बड़ा सदमा है। और चंद दिन पहले मौलाना साहब जो कि उम्रे पे थे, यकीन कीजिए उनकी जो गुफ्तगू थी, उनकी जो वीडियोस थी जो मौलाना के पेज पे आ रही थी, वो मैं समझता हूँ पूरी की पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई है। मौलाना का तो इतना बड़ा ज़र्फ है। आप देखें मौलाना का इतना बड़ा ज़र्फ है, चंद साल पहले आप देखें कि जब मौलाना ने मीडिया के हवाले से बात की कि सच और झूठ की बात हो रही थी, तो जनाब किसी ने कहा कि मौलाना सच बोलेंगे तो ये चीज़ नहीं चल सकती। अच्छा, मौलाना के ऊपर तनकीद तो बनती नहीं है, तनकीद तो उस पर बनती जिसने बात की है, लेकिन मौलाना का इतना बड़ा ज़र्फ है कि इसके बावजूद भी मौलाना उनसे माजत कर रहे हैं, मौलाना उनसे माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं। अभी भी आप देखें जो कुछ मौलाना के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, इसके ऊपर आप देखें कि मौलाना बिल्कुल खामोश हैं। और अगर उनके बेटे साहबजादे जो हैं तारिक जमील साहब के, मौलाना यूसुफ जमील साहब, अगर वो बेचारे आके उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, तो आप देखें कितना प्रेशर होगा हमारे इस जो मुआशरे, नहीं हमारी सोसाइटी का, हमारे मुआशरों का, यानी हमारा ये जो मुआशरा जो एक गलत डगर के ऊपर चल पड़ा है। इस्लाम ने तजस्सुस से मना किया, इस्लाम ने किसी के ऊपर बोहतानबाजी से मना किया। आप किस तरह की हुल्लड़बाजी कर रहे हैं कि 3-4 घंटे की जो तकरीब है उसके अंदर आप वो उसको मुस्बत अंदाज में लेके नहीं चल रहे, और आपने उसको जनाब एक तमाशा बनाया हुआ है। ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना मौलाना साहब की इज्जत का ख्याल है। और एक बात याद रखें, इससे मौलाना की इज्जत में कोई हरफ नहीं आएगा, ना कोई फर्क पड़ेगा। ये जितने लोग हैं वो अपने अपने वो फेस पेश कर रहे हैं। हदीस मुबारक का मफहूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ लोग कैसे हैं, तो एक बंदे ने खड़े होकर कहा कि जी 100% लोग ठीक हैं। किसी ने कहा कि जी 75%, किसी ने कहा 50%, किसी ने कहा 25%, किसी ने कहा कोई भी ठीक नहीं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के ऊपर मुस्कुराहट दी और फरमाया सब ने ठीक कहा। यानी जैसा जो था उसको वैसा नजर आया। मोमिन तो मोमिन का आईना है, तो हमें उस आईने से देखना चाहिए। अगर किसी के यहाँ कोई शादी की, कोई निकाह की कोई तकरीब है, और वो भी कोई नबी इजाज़ भी कोई इस्लाम में कोई तर्जमान नहीं है, उसकी शादी है और उसने जो कुछ किया है, लेकिन उसको ये जरूर ख्याल करना चाहिए था कि ये जो मौलाना तारिक जमील साहब का घर है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। रामा साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर नबीहा के अगर अमल के हवाले से अगर यूसुफ जमील साहब का ये बयान है कि हद से तजावुज का तासुर दिया गया है, कि घर में बैठ के जो है उन्होंने गाना गाया है जो कि नहीं गाना चाहिए था, और डॉक्टर नबीहा ये कहती हैं कि मैंने जब निकाह हुआ अपने खावंद के लिए 2 लफ्ज बोले हैं, वो भी मीडिया के सामने, तो ये क्या ये मेरी गलती है? देखें आप इसी बात से आप अंदाजा कर लें कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं मौलाना यूसुफ जमील साहब, उनको मजबूरन आना पड़ा, एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ा। यानी किस हद तक हम लोग गिर चुके हैं। यानी आप ये देखें कि मनफी प्रोपेगेंडा किस हद तक होता है हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, कि जो देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मिसाल के तौर पे आप कोई अच्छी बात करें तो आपको वो बात अजीब लगेगी, मायूब लगेगी। झूठ बाज दफ़ा इतना उसमें आप फैल जाता है या उसकी इतनी इशात हो जाती है कि झूठ हमें सच्चा लगने लग जाता है। और बात जहाँ तक आपने की है, मैं ये समझता हूँ कि यकीनन ये उनके ऊपर हमारी जो सोसाइटी और जो मुआशरा है
इसका दबाव है, इसलिए यूसुफ जमील साहब ने आगे ये जुमले कहे। रामा साहब, ये बहुत जरूरी था ये सेगमेंट करना, इसलिए भी जरूर था क्योंकि बहुत अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। इवन के अगर वो सर पे हाथ फेरे हैं तो लोग इसका भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं या गलत किस्म की यहाँ मौलाना तारिक जमील साहब, आप देखें हमारी कोई मशरकी रिवायात भी तो है ना, यानी बाप बेटी के सर के ऊपर हाथ रखता है, ये एक शफकत का हाथ है। और देखें बेटी बेटी होती है, वो मेरी हो वो आपकी हो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हातम ताई की बेटी आई ना, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ रवैया कौन सा अपनाया? मौलाना तारिक जमील साहब सीरत तय्यबा को पढ़ने वाले हैं, उन्होंने ये जो हदीसें मुबारक हैं पढ़ी हुई हैं, सीरत तय्यबा को पढ़ा हुआ है। तो मौलाना साहब तो वो जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जो अखलाकियात को पेश कर रहे हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हातम ताई की बेटी आती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर के ऊपर चद्दर दी। किसी ने कहा ये काफिर की बेटी है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी बेटी होती है। फिर इस तरह हज़रत शैमा जो हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन है, जब वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती, कहा जी आप जाके कहें अपने आका अलैहिस्सलाम से कि आपकी बहन आई है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह उसका उससे अखलाक से पेश आए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जिस तरह उसका इकराम किया, उसको जिस जैसे इज्जत से रवाना किया, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे मुआशरे में हैं। और हमारे मुआशरे में देखें हमारा मशरकी माशरा है और हमें दीन बड़ा याद आता है जब किसी के ऊपर अटैक करना होता है, जब किसी को हिट करना होता है, और हमें सहारा लेते जी इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, उस वक्त हमें बड़ा दीन याद आता है। जी दीन क्या है? दीन, और भाई हमारी मुआशरती, हमारा कोई मशरकी मुआशरा है, उसकी कोई इसके कोई तकाजे हैं। अगर एक बाप अपनी बेटी के सर के ऊपर, क्या हमारे माशरे में चचा बेटी के सर के ऊपर हाथ नहीं रखता? क्या मामू बेटी के सर के ऊपर हाथ नहीं रखता? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोई रिश्ता ही नहीं होता, लेकिन जब वो बेटी की रुखसती हो रही होती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी उसकी बेटी नहीं होती, भांजी नहीं होती, भतीजी नहीं होती। क्यों? तस्वर ये होता है कि जिस तरह ये बेटी दूसरे घर जा रही है, मेरे घर भी बेटियां हैं, मेरी बेटी भी गई है या मेरी बेटी भी जा रही है, तो ये एक इंसानी फितरत है, एक हमदर्दी है। तो मौलाना साहब ने तो उस मशरकी रिवायत को बरकरार रखा है और उनको उनका इकराम किया कि वो उनके घर आए हैं। 3 से 4 घंटे तकरीब हुई है। मौलाना तारिक जमील साहब इस तकरीब में 15 मिनट बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा और सिर्फ उस 15 मिनट में मौलाना ने सिर्फ यही कहा कि शोर ना करो, खामोशी से दीन की बात सुनो। ये तुम क्या कर रहे हो? खामोश हो जो, मेरी बात को सुनो, दीन की बात को सुनो, आप बैठ जाइए। तो इस चीज को चाहिए था कि मुस्बत चीज जो है इसको हम ओपन करते और इस चीज को दिखाते। तो मैं तो ये समझता हूं कि मौलाना तारिक जमील साहब की अजमत और इससे मजीद बड़ा है, कोई कम नहीं हुआ। मौलाना साहब अजीम है, उनकी खिदमत अजीम है, तो मैं तो उनको खराज तहसीन ही पेश करता हूं कि मौलाना का इतना बड़ा ज़रफ़ है कि इसके बावजूद भी मौलाना खामोश है। बिल्कुल ऐसा ही है। निकाह का इतना खूबसूरत रिश्ता है, तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई मुमानत नहीं है कि निकाह खां जो है वो 2 फरीकैन के बीच में बैठ के निकाह करा सकता है। जी जाहिर बात है ऐसा। बिल्कुल। मौलाना आप क्या समझते हैं? मौलाना तारिक जमील साहब नहीं समझते? बिल्कुल। मौलाना हजारों निकाह करवाए। देखिए मैं तो मौलाना तारिक जमील साहब के, आप हमें शागिर्दों में कह लें, हम उनके स्टूडेंट कह लें, हमारे वो बड़े हैं, हम तो उनके मुकाबले में बच्चे हैं कल के। तो मौलाना तारिक जमील साहब को आप क्या समझते हैं कि उनको दीन का नहीं पता, उनको इस्लाम का नहीं पता? ऐसी बात नहीं है। मौलाना साहब अजीम आदमी है। सिर्फ एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मौलाना साहब को अब मुहतात हो जाना चाहिए। अब उनको समझना चाहिए कि ये जो सोसाइटी है ये किस डगर पे है, इनसे बचना चाहिए। और जो मौलाना तारिक जमील साहब के पास जाएं, उन्हें भी इस बात का, उनके स्टेटस का, उनकी अजमत का, उनके मुकाम का ये ख्याल करना चाहिए कि मौलाना साहब की शख्सियत क्या है। दोनों जान बहन में मोहतात, और इससे सीखना चाहिए। और अवाम के लिए हम अपने जो रवैये हैं हम इनको देखें, इसके ऊपर गौर करें, अपने गिरबानों में झांकें। क्या ये चंद दिन से जो सोशल मीडिया के ऊपर जो हुल्लड़बाजी हो रही है, आप मुझे बताएं क्या इससे जो मुआशरा है वो दुरुस्त समझ जाएगा? बिल्कुल जिस सिमत में जा रहे हैं, हमने सोचा कि आज हम उसके ऊपर बात करें, बड़ा ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा मोहम्मद उसैदुर्रहमान सईद साहब आपके आने का, हमारी रहनुमाई फरमाने का। तो व्यूअर्स बात ये थी कि शरीयत का क्या हुक्म है। शरीयत में कोई ममानत नहीं है, अगर 2 फरीकैन के दरमियान में बैठ के निकाह खां जो है वो बैठ के आप निकाह करा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अल्लामा मोहम्मद उसैदुर्रहमान साहब, जिन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई है और हमें बताया है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस पाक रिश्ते की क्या अहमियत है। और तारिक जमील साहब जो हैं हमारे मौलाना साहब हैं, और हम उनसे भी रहनुमाई लेते हैं और सीख रहे हैं। और कोई चीज़ अगर उन पर तनकीद होती है तो वो हमारे पूरे माशरे पर तनकीद है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं नियो पाकिस्तान।
वेलकम बैक व्यूअर्स। अब बात करते हैं थोड़ी सी सेहत के हवाले से, और एक बहुत अहम मसला है। मसला ये कि मौसम सरमा के साथ साथ हार्ट अटैक के केसेस में इजाफा हो रहा है, और इजाफा होने की वजह जो होती है 6 बुनियादी वजह जो करार दिया जा रहा है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या जिनके शुगर ज़्यादा है, या इसके साथ साथ ये है कि जो लोग पानी कम पीते हैं, वर्जिश नहीं करते, अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते, तो उससे जो इफेक्ट होता है वो दिल पे पड़ रहा है। तो हमने सोचा कि आज हम डिटेल डिस्कशन करें कि मौसम सरमा में हार्ट अटैक्स क्यों ज़्यादा हो जाते हैं, लोगों को कैसे कैसे ख्याल करना चाहिए और क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, और ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में, क्योंकि ज़्यादातर आपका जो टाइम होता है वो घर में गुजर रहा होता है। लोग जो होते हैं वो लाइफस्टाइल उनका चेंज हो जाता है, बिल्कुल घर में एकदम से सिमट के बैठ जाते हैं और ज़्यादा हीटिंग यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज नहीं होती और जिस्मानी वर्जिश कम जो दिल होता है फिर वो हरकत करता है, जिसकी वजह से लोगों को मसाइल का शिकार है। तो आज हम बात करेंगे, और हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद इकबाल ने, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे शोज़ का पहले भी हिस्सा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र लगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मौसम सरमा की आमद के साथ साथ ही हार्ट अटैक के केसेस में इजाफा हो जाता है, बढ़ने की वजह क्या है? इसमें कोई शक नहीं कि मौसम सरमा में और जो अर्ली मॉर्निंग में बेसिकली हार्ट अटैक की जो रेशियो है मैक्सिमम होती है। अर्ली मॉर्निंग में? अर्ली मॉर्निंग। अच्छा। उसमें तो ये वजह है कि आपका जो कॉर्टिसोल होता है, स्ट्रेस हार्मोन, वो बढ़ता है, वो पीक पे होता है। और सर्दियों में फिर जब ये हार्मोन पीक पे हो, ऊपर से जो ठंडा मौसम है, ये दिल की शरियानों को सुकड़ाता है, उनमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है, वेजो कंस्ट्रक्शन कहते हैं इसको, कि शरियानों का सुकड़ जाना। तो जब वो खास लिमिट से क्रॉस करता है सुकड़ना पान, तो उससे खून की सप्लाई मुतासर होती है। ठीक है। तो कोर्टिसोल लेवल पीक पे होगा, ऊपर से शरियानें जो हैं वो श्रंकन होंगी, यानी कि बिल्कुल ही सुकड़ी हुई होंगी, तो खून की सप्लाई रुकती है। उस ब्लड के रुकने की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन, खून का लोथड़ा बनने की सलाहियत बढ़ जाती है। उसके बीच जब शरियानें बंद होती है तो खुदा ना खासा हार्ट अटैक आ जाता है। डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर्स हो, जिनको डायबिटीज़ हो, या जिनको जो कहते हैं ना कि किडनीज की डिजीज़ हो, तो उनके भी ये सुना है कि उनको प्रेशर पड़ता है हार्ट के ऊपर, और कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन भी होती है और हार्ट अटैक्स भी आते हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, स्मोकिंग, लैक ऑफ स्लीप, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, ये तमाम चीज़ें बेसिकली वो चीज़ें हैं जो खून के अंदर ब्लड विस्कोसिटी यानी खून के जमने की सलाहियत को बढ़ा देती हैं। तो जब खून के बढ़ने की जमने की सलाहियत बढ़ जाती है तो खून वहाँ पे क्लॉट बनाना शुरू कर देता है। नॉर्मली अब देखिए, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमें खुदा ना खासा कट लग जाए, थोड़ी देर वहाँ से ब्लड निकलता है, बिल्कुल, फिर वो खुद ही वो पे हील कर जाता है। तो अगर यही अमल, ये तो बॉडी के बाहर हो रहा है क्लॉट बनना, जो कि नॉर्मल चीज़ है। अगर ये क्लॉट बनने का अमल बॉडी के अंदर रश हो जाए तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, हर शख्स का जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है वो भी क्या मुतासर हो सकता है, कि ज़रूरी है जिनको हाई बीपी है या शुगर है उन्हीं को ही हार्ट अटैक्स के केसेस हो सकते हैं? ये तो इसकी वाज़ेह वजूहात हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर भी उसका ठीक है, शुगर भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई स्मोकिंग भी नहीं करता, लाइफस्टाइल भी ठीक है, मोटापे का शिकार नहीं है, अगर कोई जो ज़हनी तनाव का शिकार है, अब ज़हनी तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी ये ज़ाहिर नज़र नहीं आती, तो ये भी बेसिकली जो खून बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन का अमल होता है, सोजिश का अमल, उसको बढ़ाता है। तो जब सोजिश का अमल बढ़ेगा उससे भी ब्लड विस्कोसिटी बढ़ जाती है और खून के जमने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमें पिछले दिनों बहुत से केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हुई हैं कि एक उस्ताद पढ़ा रहे थे, एकदम से गिर पड़े और उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया और वो दुनिया जान फानी से कूच फरमा गए। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं जिनकी एज ब्रैकेट होती है 30 से 45 साल के अंदर, ये केसेस बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं जी। इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, उसकी जो बुनियादी वजह है वो हमारा लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस है, नेगेटिव यंग लोगों में। आप यकीन नहीं करेंगे, लास्ट वीक की बात बता रहा हूँ, एक 22 साल का लड़का था, ये वॉज जस्ट 22 ईयर ओल्ड। अच्छा। ये खेलने कूदने की उम्र होती है, स्कूल जाने की उम्र होती है, कॉलेज की उम्र होती है। तो उसको पेन हुई तो हमारे पास आ गया हॉस्पिटल में, उसकी ECG की, उसमें चीनी आना शुरू हो गई। हमने थोड़ी देर ऑब्जर्व किया, वो चीनी रिवर्स होना शुरू हो गई, तो उसकी जो मेन चीज़ें बंद थी, अर्ली में को स्टैंड आना पड़ा। तो पाकिस्तान के अंदर जो है प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि वक्त से पहले आने वाली बीमारी में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान समझ के टॉप उन कंट्रीज हिट लिस्ट में आ रहा है जहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा है, वक्त से पहले आने वाली। नॉर्मली इसका अगर देखा जाए तो 55 साल से पहले ये मेल्स में नहीं आती, एंड 65 से पहले फीमेल्स में नहीं आती। ये इसका नॉर्मल है, जो बुकिश नॉलेज है, और साइंस भी बात को साबित करती है। मगर अब ऐसा नहीं है, उसकी वजह हमारा लाइफस्टाइल में अनहेल्दी चेंजेस हैं,
और खाने पीने में बेहतियाती है। अच्छा, ये भी सुना गया है कि जो लोग ज्यादा वर्जिश करते हैं, लेकिन होता है ना कि ओवर करते हैं, बहुत ज्यादा जिमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उनको भी कार्डियक अरेस्ट रिपोर्ट हुआ है। उस पे जो बुनियादी वजह यही है कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी काफ़ी इस तरह की आपने देखी होंगी जिम के अंदर कि वो वर्कआउट करते हुए कोलैप्स कर गए, या उनमें यंग पेशेंट स्विमिंग करते हुए कोलैप्स कर गए। एग्जैक्टली, कोई फिजिकल एक्सर्शन, उसमें फिजिकल एक्सर्शन का जहाँ तक मामला है वो कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जब कोई भी चीज़ आप एक्सीड करेंगे लिमिट से ज़्यादा, तो उससे भी ज़ाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो नेगेटिव ही आएंगे। होता यह कि जब आप नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, उसकी जो डिमांड बढ़ जाती है। तो बेसिकली जब आप इतनी ज़्यादा लेवल ऑफ एक्सर्शन बढ़ा देंगे, उससे दिल की जो डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी, मगर बॉडी फौरी तौर पे उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकती बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ एक्सर्शन। ठीक है, उससे क्या होगा, दोनों की रेशो खराब होगी। ये बेसिकली मामला है डिमांड और सप्लाई का। एक आम बंदे के लिए सेहत बनने के लिए जितनी डिमांड है उतनी ऑक्सीजन उसको मिल रही होती है। तो जब लेवल ऑफ एक्सर्शन बढ़ जाएगी तो वो मिसमैच आ जाएगा। वक्त से पहले जो अलामात होती हैं, हम कैसे इसको रूल आउट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है? जैसे अक्सर लोग कहते हैं जॉ में दर्द हो तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, आर्म में, लेफ्ट आर्म में दर्द हो तब भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, शोल्डर पेन हो तब भी जाएं। तो आप क्या समझते हैं, बीइंग अ डॉक्टर आप क्या एडवाइस करते हैं, कहाँ पेन जो है वो रिलेटेड टू हार्ट है? देखिए, सबसे पहले नाफ से ऊपर कहीं भी हार्ट की पेन हो सकती है। अच्छा, नाफ या दिस इज द कट ऑफ, नाफ से ऊपर, यस, कहीं भी पेन हो सकती है। वो छाती के दरमियान में हो सकती है, बाएं तरफ हो सकती है, दाएं तरफ हो सकती है, दोनों कंधों में हो सकती है, ठीक है, और समटाइम जा में होती है, नेक में हो सकती है। समटाइम पेशेंट को पेन नहीं होती, वो कहते हैं मुझे घबराहट हो रही है, एप्रीहेंशन है। डायबिटीज के अंदर जो है महसूस करने वाली जो सलाहियत है वो कम हो जाती है बॉडी के अंदर, नर्व एंडिंग्स का प्रॉब्लम होता है, तो अल्टीमेटली उनमें पेन होती नहीं, उनमें से सांस फूलता है। तो इन तमाम जगहों पेन अगर हो रही है, सांस में दुश्वारी हो रही है और ठंडे पसीने आ रहे हैं और आपकी दिल की धड़कन बेकाबू हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना, ये तमाम चीज़ें जो है खुदा न खास्ता शो करती हैं कि ये हार्ट डिजीज़ को शो करती है। अच्छा, हार्ट डिजीज़ को शो करती है, तो आपको फ़ौरन जो है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी हुआ है डॉक्टर साहब की सिचुएशन जो होती है, इतनी इमरजेंसी होती है, घर में फर्स्ट एड क्या होना चाहिए? पहला फर्स्ट एड, किसी को दर्द हो रही है और समझ नहीं आ रही, वो दर्द हो के दिल पे उसने हाथ रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, तो घर वालों को सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आम लोगों के लिए भी, आवाम की समझ के लिए भी ये है कि डिस्पिन की गोली, एक जी 4 गोलियां होती हैं क्लोपिडोग्रल की और एक स्टैटिन की। ये बेसिकली एमरजेंसी बॉक्स है। अगर बाकी आपको समझ नहीं भी आई तो डिस्पिन की गोली तो हर जगह पे अवेलेबल है। कितनी गोलियां? वो डिस्पिन की एक गोली जो है 300 मिलीग्राम की होती है। ठीक है, ये फौरी तौर पे खिला दें अगर बाकी गोली नहीं है तो। ठीक है, आइडियली एमरजेंसी बॉक्स होना चाहिए हर घर के अंदर। हर घर में हर उम्र के अफराद रहते हैं जी, तो स्पेशली जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें ज्यादा खतरा होता है। तो उनमें कौन कौन सी मेडिसिन आप बता रहे हैं फर्स्ट एड में होनी चाहिए? एक गोली डिस्पिन की, 4 गोलियां क्लोपिडोग्रल की जो कि 75 मिलीग्राम की होती हैं, 4 वो देंगे, और एक गोली स्टैटिन की। ठीक है, तो ये 5 गोलियों का बेसिकली एक ऐसा एमरजेंसी बॉक्स या एमरजेंसी होना चाहिए पिल कि आप फौरी तौर पर उनको खिला सकें। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम एक गोली डिस्पिन को फौरी तौर पे खिलाएं और फौरी तौर पे उनको हॉस्पिटल लेके जाएं, जो भी करीबी हॉस्पिटल है आपके। 5 गोलियां जो है ये फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, जिससे अगर खुदा न खास्ता दिल का दौरा पड़ रहा हो या हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आ रहा हो तो ये खिला देनी चाहिए। ये बेसिकली आपने खुदा न खास्ता कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग करनी है या आप घर में इस तरह के कोई ऑलरेडी लोग हैं जिनको शुगर ब्लड प्रेशर है, तो फिर ये लाजमी है कि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अक्सर हमने ये भी देखा, मैं आपसे ऐसे सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि नॉर्मली कॉमन प्रैक्टिस भी है, ईसीजी बिल्कुल ठीक आता है, फिर भी दर्द हो रही होती है, फिर भी हार्ट अटैक आ रहा होता है, लेकिन ईसीजी में नहीं रूल आउट हो रहा होता। उसको हम कैसे रूल आउट कर सकते हैं कि इस बंदे को क्या है? क्योंकि अक्सर लोग जाते हैं कहते हैं ईसीजी ठीक आया है, लेकिन अभी भी दर्द है, वो क्या है फिर? देखिए, ईसीजी का ठीक आना इस बात की गारंटी नहीं है कि इनको हार्ट का इशू नहीं है। होता ये कि 20 से 30% लोग जिनको मेजर हार्ट अटैक होता है उनकी ईसीजी नॉर्मल आती है। अच्छा, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन कैसी है। अच्छा, क्लिनिकल कंडीशन में ये है कि उसमें सांस कितना फूल रहा है और उसमें दिल की धड़कन कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसा है, ये तमाम चीज़ें मिल के ये फैसला करती हैं। और जाहिर इसमें फिर जो एक्सपर्ट है कार्डियोलॉजिस्ट, वो उनके पास जाएंगे तो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं एज पर योर हिस्ट्री। वो हिस्ट्री लेंगे, आपको एग्जामिनेशन करेंगे, फिर आप बताएंगे कि बाकी आप ईसीजी ऑल्दो नॉर्मल है बट हमें फर्दर वर्कअप की जरूरत है। स्ट्रेस टेस्ट होगा या कोई और बिल्कुल स्ट्रेस टेस्ट होती है, एंजाइम टेस्ट होता है,
कार्डियक एंजाइम करवा सकते हैं, उसके बाद ये दिल का अल्ट्रासाउंड, अच्छा, इकोकार्डियोग्राफी वो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि दिल के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ताकि इट्स एन अवेयरनेस कि लोग करवा सकते हैं जिनको कोई इशू आ रहा है। तो दिल के टेस्ट कौन कौन से होते हैं जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो करवाते हैं पेशेंट? देखिए, उसमें एवरीबॉडी हु इज अबव 40 साल से ऊपर जो भी है उनको कम से कम कंप्लीट ब्लड काउंट, फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, HbA1c जिसमें होता है शुगर का 3 माह का टेस्ट, इसके अलावा RFTs का टेस्ट है। ये तो नॉर्मल बता रहा हूँ। दिल की बात करेंगे तो ड्रॉप आई का टेस्ट होता है कार्डियक एंजाइम्स का, वो करवाएं, और साथ ECG के बाद दिल का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। ठीक है, टोटल 5 टेस्ट आपने बताए हैं सारे। अगर कार्डियोलॉजी की बात करेंगे प्योर, तो फिर ECG है, कार्डियक एंजाइम्स है, और आपके कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, CRP लेवल्स, ठीक है, ये हो गया। और चौथा टेस्ट आप समझ लें कि दिल का अल्ट्रासाउंड, अच्छा, जिसे कहते हैं ये इकोकार्डियोग्राफी। 4 टेस्ट जो हैं ये जरूरी हैं जिनको लगता है कि उनको कोई दिल का मसला है। बिल्कुल, तो ये टेस्ट डॉक्टर साहब कितने पैसों के होंगे ये तकरीबन? देखिए, ये कोई इतनी कॉस्टली नहीं है, ऑब्वियसली इसकी जो प्राइस है वो वेरी करेगी हॉस्पिटल जहाँ से आप करवा रहे हैं। बल्कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी बहुत ही मिनिमल प्राइस के ऊपर चीज़ें अवेलेबल हैं, और फौरी तो अवेलेबल है, इसमें कोई कॉस्ट का इशू नहीं है। आई थिंक एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी लाइफस्टाइल के ऊपर बात करते हैं। लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल ऐसे हो चुके हैं कि हमने खाना है, सोना है और काम करना है। हम अपने पे टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि हमारे आई थिंक गुट्टी में नहीं है, या हमारा लाइफस्टाइल शुरू से ही ऐसा जो हम देख रहे हैं अपने आबाओ अजदाद का। लाइफस्टाइल कितना मैटर करता है? कितना मिनट या कितने घंटे या कितने आपको सेकंड की वर्जिश आपको करनी है, और कौन कौन सी करनी है? देखिए, इंसान जो है वो बेसिकली बाय नेचर लेजी है, ठीक है, और उस पर 30 मिनट्स की वॉक, ठीक है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं, वो कहते हैं कि 30 मिनट का पैदल चलना, हफ्ते में 5 दिन, एक हफ्ते के जो कि बनते 150 मिनट, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जो बंदा भी 150 मिनट वर्जिश नहीं करता, ब्रिस्क वॉक नहीं करता, वो एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर ऐड हो गया। ठीक है, इसके अलावा 8 घंटे की पुरस्कून नींद, अच्छा 8 आवर्स स्लीप, और थोड़ी सी वर्जिश जो है, और 30 मिनट डेली, आधा घंटा खुद को लाजमी दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिनका ये कहना है कि अच्छा लाइफस्टाइल, पूरी नींद और जो है वो हार्ट अटैक्स को बचा सकती है। अगर लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेहत भी वैसी चेंज होगी, और ऐसी 5 मेडिसिन आपने अपने फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर रखनी है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? हमने ढोलकियों में जाना है, हमने मेहंदी पे जाना है, बारात पे जाना है, इवेंट्स पे जाना है। मौसम में कहते ना कि अपने साथ साथ जो सर्दी का मौसम है वो अपने लवाजमात भी लेकर आता है। शादियों का सीजन शुरू हो गया है, मगर एक सबसे बड़ा मसला हम तमाम खवातीन का है कि आज मैं क्या पहनूं। तो हमने सोचा कि इस मसले को हम आप लोगों के लिए सुलझा दें और मसला जो है वो सॉल्व कर दें। अपनी स्क्रीन के ऊपर हम आपको बताएं कि आजकल कौन सी चीज जो है वो ट्रेंड में है। लहंगे पहने, गरारे पहने, काफ्तान पहने, शरारे पहने या लॉन्ग शर्ट्स पहने। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे किस इवेंट पे कौन सा कट पहनना चाहिए, कौन सा स्टाइल पहनना चाहिए, कौन सा कलर इन है आजकल, और कौन सी थीम जो है वो आजकल चल रही है। और वेलवेट्स जो है हमेशा से ही हमारे दिल को पसंद होते हैं और सर्दी के मौसम में हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है इसको पहनना, इसको ओढ़ना और इस पे किसी भी तकरीबात पे जाना। तो आज हम आपको बताएंगे। और हमें ज्वाइन किया है बहुत मशहूर मारूफ डिजाइनर है, मेरे शोज में बहुत हमेशा से आई हैं, उन्होंने बड़े बड़े वेडिंग शोज हमारे साथ किए हैं। तो आज भी अपनी वार्डरोब के साथ यहाँ मौजूद है सायरा रिजवान बाय सायरा एलिटेरियर। मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी है सायरा? बिल्कुल ठीक ठाक। सायरा आफ्टर सो लॉन्ग। यस आफ्टर सो लॉन्ग। सायरा कहाँ गायब थी? कौन सी कलेक्शन बना रही थी आप? नहीं एक्चुअली कुछ थोड़े से हेल्थ इश्यूज थे, फिर वेकेशन था, हज पे गई थी माशाल्लाह। तो फिर उसके बाद थोड़े से पर्सनल इश्यूज भी थे, लेकिन काम चल रहा था साथ ही। अच्छा सायरा, आजकल जो है कहते ना कि सर्दी का जब मौसम आता है तो शादियां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हर बंदा कोई ना कोई इवेंट अपना सर्दियों में रखता है, क्योंकि छुट्टियां भी होती हैं, लोग आ भी सकते हैं। तो इस मौसम के हिसाब से आपने कौन सी कलेक्शन बनाई है, डिजाइन की है? हमने बेसिकली विंटर के लिए तो सारा वेलवेट बनाया है, और वेलवेट है, उसके साथ क्रश गरारे हैं, उसके अलावा नेट वगैरह है और गेंजाज है, उस पर सब एम्ब्रॉयडरी की है हमने। लेकिन जो प्रीमियम क्वालिटी उसकी होती है वो वेलवेट में सर्दियों का जो है ना वो निखार ज़्यादा आता है, तो हमने वेलवेट पे काफ़ी काम किया है।
अच्छा सायरा, कलेक्शन जब बनाती हैं तो इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं? बिकॉज आपका कलेक्शन मैंने भी बहुत पहना है जी, जी. और इट्स वेरी ट्रेंडी और अफोर्डेबल कलेक्शन है। प्राइस इतनी अफोर्डेबल है कि आसानी से जाके आप 2-3 पीसेस उठा लेते हो। Exactly, तो क्या किस मार्केट को कैटर कर रही है, क्या जहन में रखती हैं? एक्चुअली मेरी मार्केट जो है ना, मैं ये कहती हूँ कि यू नो द डिज़ाइन शुड रीच टू द मासेस। ठीक है, इतना जो है ना डिज़ाइन इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जस्ट पीपल शुड लुक एट इट और वो बाय ना कर सके। सो इट वुड बी अफोर्डेबल। तो जब डिज़ाइनिंग करते हैं हम वाइल मेकिंग अ मूड बोर्ड, सो जो मेन चीज़ वो यही होती है कि इसको अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए। इट शुड बी यूनिक, अफोर्डेबल एंड एट द सेम टाइम गुड क्वालिटी। तो सबसे बड़ा चैलेंज ही मेरे लिए यही होता है कि इसको हमने ऐसा डिजाइन बनाना है जो बिक भी जाए, बहुत ज्यादा लोगों को इंस्पायर करे और पहन के भी अच्छा लगे। अच्छा साया, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुझे कि खवातीन के लिए सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग आउटफिट है वो कौन सा आउटफिट है? क्योंकि अक्सर खवातीन ये समझती हैं कि हम जो स्टाइल पहनेंगे हम पे सूट करेगा या नहीं करेगा, तो स्टाइल कॉन्शियस होती हैं। तो वो जो स्टाइल है वो कैसे आप अपने क्लाइंट्स के लिए इनकॉर्पोरेट करती हैं, कैसे उनको बताती हैं कि आप ये पहनेंगी तो ये सूट करेगा? एक्चुअली उनके लाइफस्टाइल को देख के पता चलता है जिस तरह का क्लाइंट है उसको लाइफस्टाइल उसका कैसा है। इज शी अ वर्किंग लेडी और इज शी गोइंग टू अ डिनर और कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, यू नो अकॉर्डिंग टू ओकेजन डिक्टेट होता है फैशन। तो इसके लिहाज से हम बनाते हैं, लेकिन जो ट्रेंड भी चल रहा होता है उसको भी थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है अलॉन्ग विद बॉडी टाइप, तो उसको देख के डिजाइन करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी अभी कलेक्शन देख लें हम लोग। तो व्यूअर्स हम आपको दिखाते हैं जो कलेक्शन सायरा रिजवान की है। आप इनके स्टोर्स पे जाके कलेक्शन भी ले सकते हैं, हम आपको साथ साथ प्राइसिंग भी बताएंगे। वो इसलिए ताकि ऑटोमेटिकली यू नो एक जहन बना लें कि जो इवेंट्स आने वाले हैं, जो चीज़ें आने वाली हैं, तो उस हिसाब से जो है वो चीज़ें कैसे हम लोग जो है वो पहन सकते हैं, वेयर कर सकते हैं। ठीक है सारा, आप इस तरफ आ जाए, मैं आराम से आपको कलेक्शन आपकी दिखाती जाऊंगी। इस तरफ सीधा करने ये जोड़ा, वेरी ब्यूटीफुल जोड़ा। सबसे पहले नजर मेरी इसी जोड़े पे पड़ी थी। ब्लैक कलर जो होता है हमेशा से ही आंखों को अच्छा लगता है। ये क्या है? दिस इज अ वेलवेट ड्रेस और उसमें हमारे हाथ का नेकलाइन है और साथ चुनरी का दुपट्टा दिया हुआ है। सो दिस इज टिपिकली जो मैंने अभी शादी इवेंट स्टार्ट होते हैं तो वी स्टार्ट विद ढोलकी नाइट्स एंड वी स्टार्ट विद कव्वाली नाइट होता है। राजस्थानी उसके साथ आपका बन बनाए और अच्छा सा, यू नो सर, दिस is not too much, but itself it is very, it's not too much but it's too much too for an event. Yes, it's less is more, right? So जिस तरह का आप देखें कि हैंडवर्क भी है, प्रीमियम क्वालिटी है, ट्रेंडिंग चुनरी दुपट्टा है with you know some glittering shimmery touch on it, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और ब्लैक आंखों को सर्दियों में बहुत जचता भी है। हाँ, और रात के इवेंट्स के लिए डार्क कलर होते हैं with puff sleeves and everything. Puff sleeves सब हमारे स्टेटमेंट बन गए। People don't want to see any other thing, they want to have this. वेलवेट्स में ये पर्पल वाला दिखाएं, ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था जी। वेरी नाइस, वेरी ट्रेंडी, वेरी। इसकी भी नेकलाइन, जी नेकलाइन पे हमने थोड़ा सा काम दिया था। एक्चुअली मेरी डिजाइन फिलॉसफी ये है कि मैं बहुत ज्यादा भरा भरा काम नहीं करती। हम लोग सिर्फ एक मोटिव या कोई एक स्टेटमेंट चीज देते हैं जिसमें यू नो दैट शुड स्टैंड आउट। इसी तरह मेरी अपनी पर्सनालिटी भी है कि मैं बहुत ज्यादा भरे हुए नहीं पहनती। हाँ, तो कट अच्छा होना चाहिए, स्टाइल अच्छा होना चाहिए सिर्फ। आई रियली लाइक दिस जोड़ा, इट्स अमेजिंग जोड़ा विद दिस इज अ काफ्तान और हमारे काफ्तान भी आपको पता है कितने ट्रेंडी है। हाँ, पीपल बहुत लिए और पहने भी हैं। एग्जैक्टली, पीपल कम फॉर काफ्तान्स टू अस और कहीं भी जाते हैं दे डू नॉट गेट दिस क्वालिटी बिकॉज हैंडवर्क है और फ्रंट और बैक हैंडवर्क है। यू नो दिस इज पूरा कोरा दबका बना हुआ है। फ्रंट पे भी है, बैक पे भी है। एंड इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस 22,500 है। ठीक है, बट स्टिल इफ यू गो फॉर अदर ब्रांड्स ना, वहां पे मशीन का काम इतनी प्राइस में मिलता है, तो हमें इसको एक जो है ना इकोनॉमिकल रखने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। एंड वी यू नो गिव दिस पाउच इसके साथ हम देते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि टू रिड्यूस द कार्बन प्रिंट एंड हम उसको वेस्टेज को भी रिड्यूस करने के लिए करते हैं। ओके, दिस वन है। अच्छा, इनकी सायरा की विश्वास जो है ना, एक तरह से कलीदार जो है, ये भी स्टेटमेंट है क्योंकि कलीदार बहुत चलते हैं, मैंने भी पहने हैं, बड़े कंफर्टेबल कलीदार होते हैं। बिल्कुल रॉयल लुक देते हैं और बहुत हैवी नहीं है, सो दैट यू नो द ब्राइड कैन कैरी आल्सो। दिस इज टिपिकली वी मेड इट फॉर निकाह इवेंट। वेरी नाइस। जैसे निकाह का निकाह है, कजन का निकाह है, दुआ खैर है आपकी, तो उसमें लाइट कलर है और इट डजंट पॉप आउट
आउट एंड डजंट आपके आंखों पे चुभता नहीं है। इट्स अ वेरी लाइट पेस्टल कलर, पिंक और ग्रीन की एम्ब्रॉयडरी है इसके साथ, बहुत खूबसूरत है। इसका ये चेक बॉर्डर भी बहुत जिसका प्यारा चेक है वो आई लाइक दिस चेक पैटर्न ऑल्सो, और सारा सीक्वेंस में बना हुआ है। तो इट इज एम्बेलिशली बहुत लाइट, माशाल्लाह, पर्स के साथ और सारा पूरी एक एक कली पे काम हुआ है इसका। अच्छा सारा, इसकी क्या प्राइस होगी? दिस इज 34,000 पे कितना के गुड टू गो ड्रेस जो है। और आजकल हमने 11/11 की सेल लगाई हुई है, so 25% ऑफ है उसमें। तो इट्स सेल लगी हुई है स्टोर्स में। इट इज आफ्टर द सेल, इसकी 35 प्राइस। ठीक है, यस ठीक है। इसके साथ हम लोग आई थिंक ये ब्लू देख लेते हैं, बहुत प्यारा कोटी का ड्रेस है। दैट्स जी, ये आरी वर्क है, हमारा ट्रेडिशनल आरी वर्क है। इस पे हमने ये कोटी बिलेरो जैसे कहते हैं वो दी है, ताकि ये भी एक कोटी का फैशन एकदम से इन हुआ है जी, क्योंकि विंटर में लेयरिंग के लिए बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि लेयर्स में कपड़े हो। ठीक है, अच्छा इसके साथ हम 2 दुपट्टा कर सकते हैं। वन इज अ लाइट दुपट्टा, ठीक है, इसके बैक पे भी काम है, दिस इज अ फुली वर्क, वेरी नाइस। ये आर का काम है और उसके ऊपर हार्ट का सारा काम हुआ है, गोटे का काम है, पर्ल्स का काम है, और इसके साथ अगर हम दिखा सकते हैं सुचा गोटा लगा होता है, और ताकि ये जो है ना मेहंदी इवेंट्स पे और हमारे बहुत चलता भी है, और इट यू नो शोज योर कल्चर, शोज योर ट्रेडिशन। चट्टापट्टी भी है, हाँ एग्जैक्टली, ये रिवाइवल ऑफ कल्चर में हमने ये दिया है कि न्यू चीज बनाई है लेकिन इसको इनकॉर्पोरेट विद आवर हेरिटेज। और अच्छा इसके साथ अगर हम एक शॉल भी, क्योंकि डबल दुपट्टे का रिवाज है ना, तो इसके साथ भी आरी की शॉल है, खूबसूरत। यस, एंड आप इसके साथ यू नो यू कैन कैरी इट विद अ लाइट दुपट्टा एंड यू कैन कैरी इट विद अ यू नो वेरी आप शॉल के साथ पूरा, आप मुझे ड्रेस दिखाए ना तो मैं, आप ड्रेस पकड़े मैं शॉल पकड़ती हूँ, ताकि हम इजीली दिखा सकते हैं व्यूअर्स को कि शॉल के साथ हम लोग ये ड्रेस जो है कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर व्यूअर्स जिन्होंने शॉल लेनी है वो शॉल के साथ कर सकते हैं, और जिन्होंने अगर दुपट्टा लेना है लाइट सा तो वो दुपट्टा ले सकते हैं। तो अमेजिंग सायरा। हाँ, एक्चुअली ये होता है कि अगर आप लाइट दुपट्टा ले लें और इफ यू वांट टू हैव अ ग्रैंड और मेक इट मोर ग्रैंडियोस, तो फिर आप इसके आप बरी के और जहेज के कपड़ों में भी आप दुल्हन के लिए डाल सकते हैं। और ये इतना वर्सेटाइल स्टाइल है, आप इसे बिल्कुल प्लेन किसी भी लहंगे के साथ या आप किसी प्लेन सूट के साथ भी पहन सकते हो। ठीक है, हाँ ये देख सकते हैं हम व्यूअर्स को, इसलिए डिटेल दिखा रहे हैं आज हमने। मैं सोचा कि वेडिंग सीजन आया हुआ है, वेडिंग सीजन में कट्स कौन से होने चाहिए और कलर्स कौन से होने चाहिए, कलर पैलेट के ऊपर बात कर रहे हैं, और सब मोटिव्स कैसे होने चाहिए। इसमें सारा सीक्वेंसिंग का काम है, काम हुआ है, जी बिल्कुल, पाइप्स हैं और स्टोन्स हैं, जेम स्टोन्स हैं इसमें। अच्छा वेरी नाइस सायरा, सायरा आई लव योर कलेक्शन। साड़ीज भी हैं, इसके साथ अब मुझे वो ब्लू दिखाएं, आई लव दैट ब्लू, ये कॉरल्स, ये वाला ब्लू, रेड, ये वाला ब्लू कोबाल्ट जो कलर, ओके ओके, वेरी नाइस, खूबसूरत कोबाल्ट कलर। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर आल्सो। मुझे पता तुम ये बहुत पहनते हो, बहुत ज्यादा खुद भी पहनते हो लास्ट ईयर से। एग्जैक्टली दिस ब्लू, एंड इसमें भी कलीदार है, अंदर कैनकन भी दी हुई है, सो दैट इट गिव्स अ प्रिंसेस लुक और रॉयल लीगल सा। हाँ ये देखो इसका फ्लेयर कितना ज्यादा है, बिल्कुल। अच्छा, ईच कली इज वर्क्ड विद हैंड्स, और ये बहुत काफी मेहनत लगती है बनाने में, इट टेक्स मंथ्स। वैसे ये जोड़ा अगर आप ऑर्डर करो तो लाखों का जोड़ा है मार्केट में, लेकिन आई थिंक तुम्हारी तरफ से हजारों का ही होगा। मेरे पास हजारों का, करोड़ों का नहीं है। आजकल आपका करोड़ों का ट्रेंडिंग है बहुत ज्यादा, मैंने देखा था। अच्छा करोड़ों का जोड़ा है भाई, करोड़ों का जोड़ा ट्रेंडिंग है, लेकिन मेरे पास करोड़ों का नहीं है यार, मैं बड़ी गरीब सी डिजाइनर हूँ। नहीं, आई ट्राई टू मेक यू नो तो ये तो अरबों का हो जाएगा। हाँ फिर अरबों का हो जाएगा, लेकिन उन्होंने सही कहा, मैंने पहना तो करोड़ों का बन गया। यू नो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैंने पहना तो आम सी चीज भी करोड़ों की बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। वेरी नाइस, लवली लवली लवली, ब्यूटीफुल। ये क्या लवली। अच्छा दिस वन इज आल्सो वेरी सिंपल काफ्तान, बट वेरी नाइस। हाँ इतना ट्रेंडिंग है, वी हैव यू नो मेड आई थिंक 1000 पीसेस ऑफ इट, बहुत ज्यादा हमने पीस बनाए हैं, एंड स्टिल दिस सीजन आल्सो वी आर मेकिंग, लास्ट ईयर भी बनाया था। तो ये जो है ना लोगों की डिमांड ही खत्म नहीं होती। कितना क्यूट पाउच है सारा इसके साथ दिया हुआ, वेरी नाइस। यस, ये पाउच जो है, क्योंकि अक्सर हम होता है कि बैग मैच करते रहते हैं, हमें नहीं मिलता बैग मैच, क्लचेस नहीं मिल रहे होते। दिस इज द बेस्ट थिंग आजकल चल रही है कि साथ
साथ ही आप ये बना लो, डिजाइन कर लो पाउचेस, वेरी नाइस। लेकिन एक्चुअली मेरा मेन फोटे जब मैं ये कर रही होती हूँ तो ये होता है कि जो भी वेस्टेज है ना उस कपड़ों की, उनको भी मैं यूटिलाइज करूँ सो दैट हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये बेहतर रहे और बहुत ज्यादा। अच्छा, एक ये जोड़ा जो है मुझे, मेरा रेड जो है, आई थिंक मुझे पसंद होता है, मेरा फेवरेट है लाल कलर। और अक्सर मुझे लगता था कि रेड पहनने से आप बहुत फ्लैशी लगते हो, बट रेड लुक सो सटल, सो सीरीन एंड सो नाइस। एग्जैक्टली, और इसमें सेम काम हुआ है हाँ। तो ज्यादा पॉप आउट नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा आपको नहीं लग रहा कि प्रोमिनेंट है। सो इट हैज सेम वर्क, चोली है और ये साथ इसके लहंगा है, लहंगा चोली है। हाँ, तो लहंगे पे जो है ना सिर्फ सीक्वेंसिंग का काम है, दिस इज नेट ऑल्सो रेशम का काम है सारा। तो दिस वन इज स्पेशली भी लगे हुए हैं, पाइप्स भी लगी हुई हैं, काम भी हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है। तो सारा जो लोग ये जोड़ा लेना चाहते हैं मेहंदी के लिए या किसी भी फंक्शन के लिए, या आपके उससे पहले आपकी बॉलीवुड नाइट्स होती है, एग्जैक्टली, हाँ, उसके लिए पहन सकते हैं आप। तो दिस वन इज वेरी वर्सटाइल आल्सो, यू कैन पेयर इट विद एनीथिंग। आई लव दिस जोड़ा। सेम ऑन का वैसे ही सॉलिड कलर भी बहुत ज्यादा चलते हैं ना, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू ऐड थाउजेंड्स ऑफ कलर इन वन आउटफिट। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सायरा, एक कलर जो है ना, ये वाला भी मैं जोड़ा दिखा दूं, ये भी निकास के लिए, और ये तो वही कलर है जो डॉक्टर नबीहा ने पहना था, ऑफ वाइट। ये तो क्लासिकल कॉम्बिनेशन है, ऑफ वाइट्स एंड गोल्ड्स विद इट्स यू नो हैंडवर्क ऑन इट एंड फ्लेयर्ड। अच्छा, ये बहुत प्यारा ऑर्गेन्जा के साथ काम है। अगर इसको जूम करें ना, काम नीचे से दिखाएं तो व्यूअर्स देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत मोटिव्स बने हुए, और मोटिव्स के ऊपर सारा फ्लोरल राउंड मोटिव्स है, फ्लोरल्स का काम है, उसके ऊपर पर्ल्स है, कटदाना है। और जब हम ये डिजाइन कर रहे होते हैं सो वी कीप इन माइंड ऑल द पीपल, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं देखो एकदम रेड कलर एकदम थोड़ा सा शो वाला लगता है, सो देयर आर सम पीपल हु वांट टू वेयर लाइट कलर, हां, मेकअप ज्यादा मेकअप प्रोमिनेंट है, एग्जैक्टली। जोड़ा अगर आप हल्के कलर का कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा फ्लैशी नहीं लगता। अच्छा, वैसे मैंने देखा है सारा, तुम्हारी सारी जो पैलेट है वो कोबाल्ट्स में, ब्लूज में, मरीन्स में होती है, एक्वा कलर ज्यादा यूज करती हो, ये भी अच्छा है वैसे। अच्छा, वेरी नाइस। दिस इज अ शरारा, लाइक ये इसके साथ है, लेकिन अटैच कर दिया मैंने। हाँ, पहले हमने अलग करने का भी सोचा था, बट वी अटैच्ड इट एंड इस पे भी हैंडवर्क की ऑर्गेन्जा के साथ हमने इसको शर्ट दिया। कलर जो है इसके साथ ही शरारा अटैच है। ये भी अच्छी चीज है कि जो लोग 3-3 पीसेस पहनते हैं, ये टिपिकल आप वन पीस के अंदर ही आप ये पूरा जो है वो जोड़ा जो है वो आप कर ले। अगर नीचे से और आजकल ये जो साइड स्लिट्स और इसके साथ इधर ये जो है ना ये काम, हाँ, अच्छा, इसके टैसल्स यहाँ पे अटैच किए हैं, बहुत ही खूबसूरत है सारी। आई थिंक एक पेस्टल का मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, ये दिस वन इज यस, वेलवेट में पेस्टल कलर्स मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन आजकल यू नो ट्राई कराने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, लाइट पिंक, पीचेस कलर, ये भी हमारा इसके साथ है। इसमें ऑर्गेन्जा जामवार का दुपट्टा दिया हुआ है और इसके साथ बॉडी है। आई लव ऑल ऑफ कलेक्शन। सारी की कलेक्शन न सिर्फ अच्छी होती है, ऑटोमेटिकली सारी होस्ट ने अक्सर पहनी होती है, क्योंकि सारा देती हैं, पहनते हैं और व्यूज भी लेते हैं। तो अब सायरा के जो जोड़े हैं वो करोड़ों के हो जाएंगे। सायरा प्लीज आप बैठे, हम मजीद इस पे कोई ना कोई टॉक करेंगे, क्योंकि हमने भी बात करनी है वेडिंग सीजन के हवाले से। सीजन सर पे आ गया हुआ है, लोग वाकई बहुत परेशान होते हैं किस दिन क्या जोड़ा पहने। अच्छा, थोड़ी सी कलर्स के ऊपर बात करते हैं, कौन से कलर्स जो है वो माइयों पे चल रहे हैं आजकल? माइयों पे तो बर्nt ऑरेंज, ब्लैक के साथ पिंक, फ्यूशिया पिंक, और इसके ये सब कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज इट्स यू नो कलरफुल इवेंट होता है। गेंदा फ्लावर जो है उसमें ट्रेंडिंग कर रहा होता है, तो मुझे लगता है कि माइयों के लिए ये सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, आपकी अच्छा, अगर जिनकी संगीत नाइट्स हैं या जो कोई फंक्शन पहले करते हैं, अक्सर लोग बैचलर पार्टीज कर रहे हैं, गर्ल्स आती हैं उसमें, और आउटडोर फंक्शंस हो रहे हैं दोपहर के अंदर, उन पे कौन से कलर्स चल रहे हैं? दोपहर में तो पेस्टल कलर्स अच्छे लगते हैं, लाइट कलर्स। आई थिंक सनलाइट होती है उसमें पेस्टल पिंक, पीचेस, यू नो लाइलेक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग कर रहा है, और इसी तरह आपको मैंने लाइट एक्वा सी ग्रीन सा बताया था। तो ये सब कलर बहुत अच्छे लगते हैं लाइट कलर के, क्योंकि यू नो आपको थोड़ा सा एहसास देते हैं ठंडक का दिन के टाइम में। तो और उसके साथ आप ज्वेलरी मैच कर सकते हैं, स्टेटमेंट पीसेस होते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं साथ। ठीक है। और अब जो हमारे जो बड़े दिन हैं, जैसे मेहंदी हो गई, बारात, वलीमा, मेहंदी के ऊपर कौन से कलर्स जो चल रहे हैं?
मेहंदी में अगर मैं कहूंगी कि ऑफ वाइट चल रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन ऑफ वाइट विद सम कलर कॉम्बिनेशंस, यू नो, ऑफ वाइट और ब्लैक एकदम से इन हुई है, बहुत इन हुई है जी। तो क्योंकि फिर आप उसमें वो बेसिक एक कलर होता है, जैसे इवन आप ब्राउन या बर्nt ऑरेंज हो उसके ऊपर चटापटी में डिफरेंट कलर्स डाल देते हैं, या एम्ब्रॉयडरी में पैचेस लगा के कलर्स डाल देते हैं, सो इट गिव्स अ वेरी नाइस लुक, उसमें कलरफुल इवेंट आ जाता है। और बारात के जो कलर्स हैं, धानी कलर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मेहंदी पे। हाँ, अच्छा, वो जो डार्क ग्रीन्स में डार्क ग्रीन का डिफरेंट शेड होता है, धानी कलर। अच्छा, ये भी देखा है कि इस वक्त रेड जो है वो फेड हो गए पिंक्स के अंदर, फुशिया पिंक ब्राइडल्स आ गए, ब्राइट कलर्स के अंदर आ गए में जितनी भी डिजाइनिंग हो रही है फुशिया पिंक में हो रही है, हॉट पिंक्स में हो रही है, तो क्या रेड जो है वो फेड हो जाएगा इस साल? रेड एक्चुअली ऐसे लगता है कि पीपल ट्राई टू अवॉइड रेड, उसको या तो डीप की तरफ मैरून में ले जाते हैं, या यू नो फ्यूशिया पिंक में जेंडा की तरफ, कि स्टिल वी यू रिमेन इन द डार्कर कलर पैलेट, लेकिन रेड थोड़ा सा पॉप आउट करता है, आईज को फ्लैशी लगता है, तो इसलिए रेड जरा सा जो है ना वो सारा आजकल गोल्ड ब्राइड्स भी तो होती हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमने बिल्कुल रेड ब्राइड नहीं बनना, तो गोल्ड के अंदर वो अपने आप को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? यार गोल्ड और ऑफ वाइट्स कलर जो होते हैं वो तो है ही बेसिकली, जो हमारे गोल्ड के अंदर भी 2-3 कलर्स आ जाते हैं ना, देयर इज अ सिल्वर गोल्डन कलर, फ्लैशी सा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है, और यू नो डल गोल्ड पिंक सा कलर है उसमें, गोल्ड के भी वेरिएशंस हैं, 2-3 कलर्स हैं, और उसके साथ अगर आप कलर ऐड करते हैं तो वो ज्वेलरी के अंदर और लिपस्टिक के अंदर आपके रेड, अगर आप कह रही थी तो विद रेड लिपस्टिक्स ऑफ वाइट के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तो यू नो यू कैन ऑलवेज इनकॉर्पोरेट दैट इन योर मेकअप, इन योर ज्वेलरी, एक जैसे एक्सेंट कलर होता है ना, और साथ उसके बॉटल ग्रीन जो एमरल्ड कलर है उसकी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, अगर इफ यू आर वेयरिंग गोल्ड इंसान। वलीमास हमारे वैसी पेस्टल्स में होते हैं, वो हमारे दिमाग में होता है कि हमने बहुत लाइट नजर आना है वलीमे पे, हमें बिल्कुल हैवी, तो वो ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है, उसके साथ डायमंड ज्वेलरी होती है, या अगर आर्टिफिशियल में भी सिल्वर ज्वेलरी है, तो दैट यस दैट्स एमरल्ड एंड रेड कलर उसके अंदर कॉर्पोरेट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच सायरा, अमेजिंग सेशन विद यू, और आज हमने बहुत कुछ सीखा है कि ट्रेंड में क्या आया है, क्योंकि मैं भी भूल चुकी थी कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद थी वन ऑफ द फेमस डिजाइनर सायरा रिजवान, और आपने इनकी कलेक्शन देखी है, इनकी कलेक्शन इनके स्टोर्स में मौजूद है, जबरदस्त किस्म के इनके फॉर्मल्स हैं और बड़े ही लिटरली बजट फ्रेंडली हैं, तो जिनकी शादियां आ रही हैं प्लीज जाएं और खरीदें। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहे। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम सब चाहते हैं कि हम लोग खूबसूरत नजर आए, हमारी स्किन जो है वो हेल्दी नजर आए, चमकदार नजर आए, और ऑटोमेटिकली हमारा दिल चाहता है कि हम बहुत सी प्रोडक्ट्स खरीद लाएं और हर प्रोडक्ट को अपने मुंह पे लगाएं और देखें कि हम किस प्रोडक्ट के साथ साथ खूबसूरत नजर आ रहे हैं, हमारी स्किन ग्लो हो रही है, हमारे आंखों के नीचे हल्के नहीं है, हमें रिंकल्स नहीं आ रहे, और क्योंकि 30 उम्र के बाद जो होता है 30 के बाद हमें इस लगता है कि हम एज कर रहे हैं, और मार्केट में बहुत ज्यादा एंटी एजिंग सीरम्स भी मिल रहे हैं, तो मार्केट में जो एंटी एजिंग सीरम्स मिल रहे हैं उसमें केमिकल्स भी हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपको आज बताएं कि घर में आपने एंटी एजिंग सीरम कैसे बनाना है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स बनाना है। तो हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी, आप सबकी दुलारी आपा नैयर जिक्रिया, जो कि आज हमें बताएंगी कि घर में बैठे बैठे एंटी एजिंग सीरम कैसे बना सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपा एंटी एजिंग हम हाँ सबको लगता है कि 30 साल के बाद हम एज कर रहे हैं, हमारे हाँ ऊपर जी। झुर्रियां आ जाएंगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे, हाँ जी। आंखों के साथ लाइंस बढ़ जाएंगी। हाँ जी। एंटी एजिंग सीरम हम घर में कैसे बना सकते हैं जो हमें पता लगे कि इसमें केमिकल्स नहीं है? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जो है वो पेश करती हूँ कि इतना खूबसूरत सेट आते साथ ही जो है ना वो एकदम से तबीयत दिल जो है ना वो खुश हो गया। और माशाल्लाह से जो कलर आपने जो है वो पहना हुआ है बहुत ही माशाल्लाह नज़र ना लगे क्यूट लग रही हैं इस सेट की तरह से। अल्लाह ताला जो है वो आपके मॉर्निंग शो को जो है वो तरक्कियां दे और लोग इसी तरह से जो है वो मुस्तफीद होते रहे। हाँ जी, जिस तरह से हम एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं, एंटी एजिंग जो है वो 40+ के अंदर अगर स्किन के ऊपर रिंकल्स वगैरह, झुर्रियाँ, डार्क सर्कल्स वगैरह ये इशू आ रही हैं, या 20+ के अंदर जो है ये वाली प्रॉब्लम्स, क्योंकि मेन चीज़ अगर हम एंटी एजिंग की बात करते हैं तो बच्चियों को ये लगता है एंटी एजिंग अभी तो हम जो है वो 25 साल की हैं, 30 साल की हैं, तो हमें तो जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप 20+ के अंदर हैं और अगर आपके जो है वो रिंकल्स वगैरह या ड्राई स्किन हो रही है तो आप लोगों के लिए ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये जो हम शेयर करने जा रहे हैं 40+ में भी उतनी ही बेनिफिशियल है, 20+ में भी, क्योंकि ऑर्गेनिक है, हर्बल है,
कोई इसके अंदर इस तरह की चीजें नहीं है कि जो नुकसान देंगी। सबसे पहले तो जो सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर जो है ना वो आप लोग जो है वो ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह का जो है वो कंज्यूम करते हैं, तो ये पम्पकिन सीड लें, इसको खाएं आप। यहाँ से वो जूम भी करके दिखा रहे हैं हम लोग पम्पकिन सीड्स। ये कोई इतने ज्यादा महंगे नहीं मिलते, ठीक है। जो लोग जो है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये पम्पकिन सीड, कद्दू के जो बीज हैं, ये आप जो है वो लाजमी जो है वो रखें अपने घर के अंदर, ठीक है। शाम के अंदर आप अगर ये थोड़े बहुत खाना शुरू कर देते हैं, ये भी एंटी एजिंग है, ठीक है। इसके अंदर वो तमाम क्वालिटीज प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, ड्राइनेस को खत्म करने के लिए बेहतरीन है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर जो है ये आप खाएं। इसके अंदर मैंने क्या किया है, एंटी एजिंग हम फेस पे लगाने से पहले मैं आपको जो है वो कोलेजन जो है वो पाउडर जो है वो बताऊंगी, जिसको खाने से आप अंदर से जो है वो मॉइस्चराइज होंगे, अंदर से आपकी झुर्रियां खत्म होंगी, आपकी स्किन अंदर से अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी स्किन पे ग्लो आएगी। कोलेजन इसको, हाँ जी, कोलेजन पाउडर। इसके लिए आपने क्या करना है, 1 पाव आपने जो है वो इसमें तिल लेने हैं, 1 पाव हमने इसके अंदर कद्दू के बीज लिए हैं, 1 पाव इसके अंदर सौंफ लिया है, 1 पाव जो है वो हमने इसके अंदर जो है वो बादाम का पाउडर डाला है, ठीक है। और इसको जो है वो आपने हल्का सा रोस्ट करके इसके अंदर जो है वो आपने मिश्री डाल देनी है और फूल मखाने, ठीक है। ये आपने आधा पाव लेके हल्का सा रोस्ट करके पाउडर बना के, ये वाला पाउडर आप बना के रख लें, ठीक है। या कद्दू के बीज या ये वाला पाउडर, ये आप डेली बेसिस पे 1 टेबलस्पून लाजमी कंज्यूम करें, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं आपको जो है वो एक सीरम जो है वो बनाना बताऊंगी कि जिसको आप जो है वो डे एंड नाइट यूज कर सकते हैं, जो कि एंटी एजिंग है, आपकी स्किन की ड्राइनेस को खत्म करेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ग्लिसरीन लेनी है, 100 ml हमने ग्लिसरीन ली है। इसके अंदर अगर आप चाहें तो आप जो है वो फ्रेश एलोवेरा जेल ले सकते हैं। मैंने इसके लिए जो है वो एलोवेरा ड्राई पाउडर, ये भी आपको जो है वो पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा। इससे ये होगा कि आपका 6 महीने साल भी सीरम पड़ा रहेगा ना, खराब नहीं होगा। अगर आप इसके अंदर पाउडर डालते हैं, अगर आप फ्रेश एलोवेरा डालेंगे तो वो फिर आप 8 दिन या 10 दिन यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको नया बनाना पड़ता है, ठीक है। 1/2 टीस्पून जो है वो 100 ml ग्लिसरीन के अंदर 1/2 टीस्पून इसके अंदर हमने जो है वो एलोवेरा जेल का जो है ये पाउडर डाल के आपने अच्छे से जो है वो इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये इस तरीके से, ये देखें इसके अंदर जो है ये डिसॉल्व हो गया। अब इसी के अंदर जो है वो हम थोड़ा सा इसके अंदर, अगर आपकी बहुत ज्यादा जो है वो ड्राई स्किन है तो आप इसके अंदर जो है वो तिलों का तेल, ठीक है, हाँ जी, सीड ऑयल जो है, ये जो सफेद तिल है, 50 ml ही हमने ये इसके अंदर डाल दिया। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है, अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन नहीं है तो आपने इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाल देना है, ठीक है। ये आपका जो है ये इस तरीके से। अब इसके अंदर हमने डालना क्या है, इसके अंदर हमने डालना है हलीम सीड, ठीक है। ये हलीम सीड, ये ना इस तरीके से, हब्बुल इरशाद भी इसको कहते हैं, ये इस तरीके से जो है ना ये सीड्स हैं, ठीक है। ये ओवल सी शेप के इस तरह से रेड कलर के सीड होंगे। तो इसके अंदर जो है ये हलीम सीड जो है वो, इसका पाउडर आपने इसके अंदर जो है वो 1/2 टीस्पून के करीब जो है वो इसके अंदर आपने डाल देना है। जो हलीम सीड है बहुत ज्यादा स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे, नरिश करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अलसी, ठीक है, अलसी के जो सीड्स हैं ये आपने जो है वो इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल देने हैं। अलसी के सीड डाल दें, अलसी का पाउडर डालेंगे तो ये जल्दी जो है ये रेडी हो जाएगा। 3 से 4 इसके अंदर आपने लौंग डाल देनी है, क्योंकि जो लौंग है आपको पता है कि एंटी एजिंग है और बहुत ज्यादा जो है वो इसके एसेंशियल ऑयल स्किन को रिलैक्स जो है वो करते हैं। अच्छे से आपने इसके अंदर ये देखें, इसको इस तरीके से आपने मिक्स कर देना है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाइटनिंग भी दे, आपकी पिगमेंटेशन, टैनिंग अगर सर्दियों के अंदर हो जाती है तो आपने इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी का डाल देना है, क्योंकि हल्दी भी आपको पता है हीलिंग प्रॉपर्टीज है, ड्राइनेस को कम करती है। और अगर ड्राइनेस की वजह से स्किन पे इचिंग, रैश, खारिश हो रही है तो ये उसके लिए भी बेहतरीन है। 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर हल्दी का डाल दिया, ठीक हो गया। बस ये आपने जो है वो इसको मिक्स करके आपने जो है वो थोड़ी देर के लिए इसको गर्म पानी के अंदर रखेंगी तो ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। हाँ जी, इसके जो सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं, जो इसके कंपाउंड्स हैं, वो इसके अंदर आ जाएं, ठीक है। तो ये आपका, इसको बाद में आपने जो है वो स्टेन कर लेना है, ठीक है। आपने मलमल के कपड़े के अंदर इसको स्टेन करके आप इसको सीरम की बोतल के अंदर डाल के रख लें। ये वाला जो आपका सीरम जो हमने बनाया है, क्योंकि जो हलीम सीड है इसको आप 1 चाय की चम्मच रात को भिगो दें या 1 घंटा पहले भिगो के, इसका अगर आप पानी और इसके सीड्स भी आप खा लेते हैं,
ये आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आपकी कैल्शियम की कमी है, आपकी आयरन की कमी है, कोई भी विटामिन की कमी है, ये आपकी आपको इंटरनली जो है वो यंग करेगा, इंटरनली आपकी जो है वो हेल्थ को जो है वो बेहतर करेगा। और ये सीरम आपके फेस पे आप लगाएंगे तो एंटी एजिंग सीरम है, एंटी एजिंग भी है। आप देखिए इसमें हमने ऑयल डाला है, ये ड्राइनेस को भी खत्म करेगा। कोल्ड क्रीम तो टेम्परेरी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, ये स्किन की डीपर लेयर में पेनिट्रेट होके आपकी स्किन को फर्म करेगा, टाइट करेगा, रिंकल्स को खत्म करेगा, डार्क सर्कल्स को खत्म करेगा, और वक्त से पहले अगर झुर्रियां आ रही हैं तो उसको खत्म करेगा और रोकेगा। इसको आप अपने हाथों वगैरह पे भी लगाएं, बेहतरीन है और सस्ता है। ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो रही है आजकल, हमारा जो मेकअप है वो स्किन पे बैठ ही नहीं रहा। हाँ जी, पैची हो जाता है मुंह। हाँ जी, और हमारा जो टी जोन है वो ऑयली है, बाकी पूरा फेस ड्राई है, क्या करना चाहिए? हाँ जी, जिस तरह से आपने बात की कि ड्राइनेस बहुत ज्यादा जो है वो इस तरीके से आ रही है, सर्दियां हैं, सर्दियों के लिए आपने क्या करना है, ये कोल्ड लिवर फिश ऑयल, ठीक है, ये फिश ऑयल के जो है ये अगर आप डेली बेसिस पे रात के टाइम दूध के साथ एक कैप्सूल जो है ये खाना शुरू करें। विटामिन ई का भी कैप्सूल, विटामिन ई का भी नहीं, ये कोल्ड लिवर फिश ऑयल है, ठीक है। विटामिन और चीज है फिश ऑयल, ये आप सर्दियों के अंदर अगर आप ले लेते हैं 2 महीने, बच्चों को भी दें जिनको सांस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तकलीफ है, ठीक है, तो ये उन सब के लिए और एंटी एजिंग है और बहुत आपकी हेल्थ के लिए फिश बहुत अच्छी है। अगर आप ये डेली बेसिस पे ले लेते हैं तो अगर फिश नहीं भी खा पा रहे तो ये उसकी कमी को पूरा करेगा। ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है। इसके लिए क्या करना है, आपने जैतून का तेल और तिलों का तेल, ये 2 तेल हैं जो कि पेनिट्रेटिंग ऑयल हैं। जैतून का तेल और तिल का तेल, तिलों का तेल आप बेशक इनको मिक्स करके रख लें, नहीं तो आपने क्या करना है, आपने नाइट के अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है वो जैसे 10 ड्रॉप आपने जो है वो तिलों का तेल जो है वो लेना है। अच्छा, और 10 ड्रॉप ही आपने इसके अंदर जैतून का तेल लेना है, ठीक है। और एक आपने इसके अंदर जो है वो कोल्ड लिवर फिश ऑयल, अगर आप कोल्ड लिवर फिश ऑयल, हाँ जी, कोल्ड लिवर फिश ऑयल अगर आप, क्योंकि इसकी हल्की सी जो है ना वो स्मेल होती है फिश की, जिस तरह से ऑयल की जैसे फिश की होती है ना, तो अगर आप ये नहीं डालना चाह रहे तो आप इसके अंदर विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो ऐड कर लें, ठीक है, ठीक है। ये देखें इसके अंदर हमने वो ऐड कर लिया, इसको आप अच्छे से जो है ये मिक्स करके, ये आपने पहले फेस को वॉश करना है, वॉश करके हल्की सी स्टीम ले लें अपने फेस पे। स्टीम लेके जब आप इसको लगाएंगी ये सारा ऑयल आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आप ठंडी स्किन पे लगाएंगी तो ये स्किन की ऊपर रहेगा, पेनिट्रेट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने स्टीम ली हुई होगी तो ये वाला ऑयल आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ड्राइनेस की आपने मॉइस्चराइजर बताया, ये सीरम भी है, मॉइस्चराइजर भी है, जी 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 जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जिन लोगों की जो है वो सर्दियों के मौसम में ड्राई डेड लेयर बन जाती है, ठीक है, तो वो जितना मर्जी स्किन को मॉइस्चराइज कर रहे हो तो वो पेनिट्रेट नहीं करता स्किन के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए ड्राई डेड लेयर की जिनकी जो बन जाती है उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या कर, ये जो लोटस सीड आपके, ठीक है, जो फूल मखाना, क्योंकि इसी से तो लोटस सीड जो है ना इसके लिए सस्ते मिलते हैं, कोई पाउडर मैंने बनवाया, इसका आपने लोटस सीड का ये पाउडर, ये पाउडर, ये आप कमल के जो बीज हैं उसका पाउडर पंसारी की दुकान से आराम से आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना है, ये वाला जो है ये पाउडर आपने लेना है, जैसे 1 चाय की चम्मच आपने इसका पाउडर लिया है, इसके अंदर आपने ½ टीस्पून बेकिंग सोडा, ये पकड़ेंगे, ठीक है, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपकी ड्राइनेस को जो है ये खत्म करेगा, इस तरीके से ये आपकी ड्राइनेस को खत्म करेगा और आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा एक डेड लेयर को रिमूव करके स्किन को जो है वो ग्लो देगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हनी, क्योंकि हनी जो है वो बेहतरीन मॉइस्चराइजर है, आपकी स्किन को जो है ये मॉइस्चराइज करेगा। तो हनी इसके अंदर डाल के और साथ आप थोड़ा सा इसके अंदर दही डाल लें। जो दही है ये नेचुरल लैक्टिक एसिड है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसके अंदर जो है वो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सीड ऑयल, हाँ जी। आप जो सीड ऑयल डाल रहे हैं, आप सनफ्लावर जो है वो अगर आपके पास सीड तेल पड़ा हुआ है तो आप इसके अंदर जो है वो उसको डाल के तो आप इस तरह से जो है वो एक आप
जबरदस्त मॉइस्चराइजिंग एक्सफोलिएटर बन जाएगा। बहुत ज्यादा आपने पतला नहीं इसको करना। लोटस के पाउडर से, लोटस का पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा सा हनी, और उसको आपने जो है वो दही के अंदर, या बहुत ड्राई स्किन है तो आप जो है वो किसी भी ऑयल के अंदर उसकी पेस्ट बना लें। ठीक है। ये वाली जो पेस्ट है, फेस को वॉश करने के बाद आपने क्या करनी है, पूरे फेस पे जो है वो इसकी एक थिन सी लेयर लगा लें। एक्सफोलिएटर बन गया, ये एक्सफोलिएटर बन गया। ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा, आपकी ड्राइनेस को खत्म करेगा, आपकी स्किन में ग्लो लेके आएगा। अगर जो है वो ड्राई स्किन होने की वजह से आपकी स्किन में बहुत ज्यादा व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बन रही हैं, तो ये उस भी जो है वो रिमूव कर देगा। तो इसको आपने लगा के 10 मिनट और फिर मसाज करते हुए आपने चेहरे को जो है वो वॉश कर देना है। ठीक है। वॉश करने के बाद हमने जो ये वाला जो है वो हब्बुल इरशाद का जो बनाया सीरम, तो आप ये वाला सीरम लगा के मसाज करके, बहुत जबरदस्त आपने हमें आज बताया है कि एंटी एजिंग सीरम हम घर में कैसे बना सकते हैं और इसके साथ साथ एक्सफोलिएटर कैसे बना सकते हैं। अपनी स्किन जिनकी ड्राइनेस है, जिनके ऊपर वो कैसे ऑयल्स के जरिए मसाज कर सकते हैं और वो कैसे सीरम और बना सकते हैं। बहुत से सीरम जो है वो मार्केट में हजारों रुपयों के मिल रहे हैं, लेकिन घर में अगर आपके पास किचन है और किचन में आप खुद बना सकते हैं तो क्या ही बात है। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए कहते हैं बहुत अहम भी है, और हमारा प्रोग्राम जैसे नया स्टार्ट हुआ है तो आप कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाजत नहीं, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।